नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले नंबर सिस्टम के आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी टर्म बीच में यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। और इस थ्योरी से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कोई भी तैयारी करते हैं, आपके पेपर में आज के वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, सुपर टेट या यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने बोर्ड पर लिख रखा है नंबर सिस्टम, जिसका मतलब होता है संख्या पद्धति। इसमें क्या किया जाता है, नंबरों के बारे में, संख्याओं के बारे में दर्शाया जाता है, बताया जाता है। तो चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। और एक होता है फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू यानी इसको जातीय मान कहते हैं। ये क्या होता है इसको समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अगर आप कॉपी कलम लेके बैठिए, मैं सब चीज़ थ्योरी लिखूंगा नहीं, मैं मुंह से बोलूंगा, आपको लिखना होगा। मैं बस एग्जाम्पल और ये चीज़ें लिखूंगा। तो दोस्तों, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, तो सबसे पहले देखिए, जैसे आज आपने हमको देखा, आज आप हमको देख रहे हैं, कल मैं आपको मार्केट में मिलूंगा तो आप मुझे पहचान लोगे। कैसे पहचान लोगे? आप मेरा चेहरा देखे हैं, आप मेरा चेहरा देखें, आपने देखा कि इस तरीके का जो चेहरा है वो अमित तिवारी का है, ये अमित तिवारी है। तो ऐसे ही कोई भी ऐसा सिंबल या कोई भी ऐसा चिन्ह जिसको देखकर हम किसी संख्या की पहचान करते हैं, कोई भी ऐसा सिंबल या कोई भी ऐसा चिन्ह जिसे देखकर हम किसी संख्या की पहचान करते हैं, वो उसका होता है फेस वैल्यू यानी जातीय मान। जैसे इसको हमने देख लिया, बचपन में आपको पढ़ाया गया, ऐसे पढ़ाया जाता है डंडा रख के, 1 2 3 4, तो 2 पे डंडा रखा गया तो पहचान हो गई कि ये चिन्ह क्या है, 2 है। तो यानी ये इसका क्या हो गया, फेस वैल्यू। 3 क्या हो गया, उसका फेस वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, स्थानीय मान की। स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना, इससे पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 3 8 2 4। आपसे पूछा जाएगा कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखना दोस्तों, क्या करते हैं हम, अगर देखा जाए तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर है, यानी ये सैकड़े वाले स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़े वाले स्थान पर है ये। लेकिन आपको ऑप्शन में जब पूछा जाएगा कि मैं इसका क्या है, तो दोस्तों सिर्फ 8 को छोड़कर बाकी को आपको 0 कर देना है। ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा आपका 8 और 3 0, तो नहीं, 8 के बाद 2 0 होता है ये, यानी 8 को छोड़कर बाकी सबको 0 कर देते हैं। और जब किसी भी संख्या के आगे 0 लिखी रहे तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए जिसमें 2 बार 8 है, 5 8 3 8 2 4, पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अपने को याद रखना है कि 8 को छोड़कर बाकी सबको 0 कर देना है। यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी ये आंसर हो जाएगा 8 0 8 0 0। ये तो ये हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत ही आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे एक होता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपके काम की ही चीज़ें बताऊंगा। नेचुरल नंबर जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो दोस्तों कोई भी संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर संख्या 1 से शुरू हो तो उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब फिर आपका आया होल नंबर। दोस्तों, जब तक शून्य की खोज नहीं हुई थी तब तक इतनी ही संख्याएं थी। अब जब शून्य की खोज हो गई तो पूर्ण संख्या। तो शून्य की खोज भारत में हुई थी, हालांकि बहुत लोग कहते हैं आर्यभट्ट का, लेकिन जो हमारे यहाँ आयोग है यूपी पीसीएस का, उसने आर्यभट्ट नहीं, एक अज्ञात किसी के बाद किसी अज्ञात व्यक्ति ने खोजा, लेकिन भारत में ही खोजा गया। भारत से अरबियों ने सीखा, अरबियों से इसका प्रसार यूरोप में और पूरे विश्व में हुआ।
तो शून्य की खोज, भारत में जब शून्य की खोज हो गई तो भैया 0 से शुरू हो गई संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बात आती है इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स को कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक वो सभी संख्याएं हैं जो क्या हो, चाहे 0 हो, चाहे प्लस में संख्याएं हो, चाहे माइनस में हो। हमको संख्या पद्धति में पता है कि अगर हम दाहिने तरफ चलते हैं तो संख्याओं की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है, और इधर चलते हैं तो माइनस की तरफ होती है संख्या, यानी संख्याओं की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती चली जाती है। तो ये पूर्णांक हो गया। तो एक चीज हम बहुत ध्यान से समझे, ध्यान से देखिए, इसको हमने इंटीजर नाम दिया। इंटीजर के अंदर आया होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आया नेचुरल नंबर। यानी क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, आपका पूर्णांक है। लेकिन कहा जाए कि सभी पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं, सभी पूर्णांक नहीं है। सिर्फ इतना ही पार्ट आपका पूर्ण संख्या में जाने वाला है। तो ये देखो, यानी अंदर से बाहर की तरफ हम कहें सभी, तो नहीं, यानी कि हम कहें कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या, तो नहीं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, नहीं। कहा जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, तो हाँ है। कहा जाए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं। तो ये बात हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चीजों को समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, अब ये चीजें हम समझ चुके हैं दोस्तों। सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होती हैं। बहुत ध्यान से देखिए, छोटी सी बात है, जो 2 से डिवाइड हो, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतया क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, वो आपका क्या है, विभाजित हो जाए, तो वो आपका क्या है, इवन नंबर है। और जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, देखो 2 से हर संख्या विभाजित हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है, पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर 3 को 2 से काटे तो 1.5 आ गया ना, लेकिन ये पूर्णतया विभाजित नहीं हुआ, यानी ये 4 2 से कट गया, ये 2 आया, तो पूर्णतया ये विभाजित है। अब एक क्वेश्चन आता है कि 0 आपका क्या सम संख्या है या विषम संख्या है दोस्तों? तो एक चीज बहुत ध्यान से समझना, 0 के बारे में समझते हैं कि 0 है क्या, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो देखो 0 जो है, अपने को पता है क्या कि जब हम यहाँ से चलते हैं, देखिए 2 के गैप पे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 8, 2 घटाए तो 6 आया, 2 घटाए तो 4 आया, 2 घटाया तो 2 आया, 2 घटाया तो 0, फिर -2, -4, -6, यानी ये 0 इस वाले सीक्वेंस में आ जा रहे हैं, इवन नंबर वाले में। लेकिन जब हम ऑड नंबर चल रहे हैं, 7 घटाया 5, 3, 1 और यहाँ -1, तो इस इंटरवल में 0 नहीं आया, यानी 0 आपका इवन नंबर है। और दूसरी चीज, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो वो इवन नंबर होते हैं। जैसे 30 देखो, ये 2 से पूर्णतया कट गया, तो ये इवन नंबर, यानी कि यहाँ पर आपका जो इकाई का अंक है वो इवन है। जब इकाई का अंक इवन होगा तभी तो वो 2 से कटेगा। तो 0 आपका क्या होता है, 0 आपका होता है इवन नंबर। लेकिन पूछा जाए कि ये पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव है, तो ना ये पॉजिटिव है ना ये निगेटिव है, ये आपका न्यूट्रल है, ये बीच में है। देखो 0 के इस पार क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर चलता है, और 0 के इस पार क्या चलता है, निगेटिव चलता है। तो 0 ना तो आपका पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, लेकिन ये इवन नंबर है। तो यहाँ तक हम चीज़ों को समझ चुके हैं कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। अब हम दोस्तों समझेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर आपको समझना है। प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको अभाज्य संख्या का गुणज निकालना सिखाऊंगा अगले वीडियो में। बहुत ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो बहुत ध्यान से समझिए। ऐसी संख्याएं, कोई भी ऐसी संख्या जो सिर्फ 2 संख्याओं से कटे, 1 से और स्वयं से। कितने संख्याओं से, 2 संख्याओं से, 1 से और स्वयं से, वह है अभाज्य। अब पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो अगर आप आंसर 1 देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 सिर्फ एक संख्या से कटती है, 1 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी है
सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी है क्या, 2 है। क्या है, 2, 1 नहीं है, क्योंकि देखो अब ये 2 संख्याओं से 1 से कट रही है और ये 2 से यानी स्वयं से कट रही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है और 2 अकेली ऐसी इवन नंबर या सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य है, जो कि प्राइम नंबर है। इसको याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन और पूछे गए हैं कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर या कुल कितने अभाज्य संख्या है। तो आपको आंसर देना है कितना, 15। पूछा गया है 50 से 100 तक कितने हैं, तो आपको आंसर देना है 10। और पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे, 25। तो जैसे जैसे 1 से लेकर 50 तक देखा जाए तो 50 के इंटरवल में सबसे ज़्यादा अभाज्य संख्या होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं घटती बढ़ती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक पर संख्याएं इसी में है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि 50 संख्याओं के ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपका अभाज्य संख्या किस ग्रुप में है, तो इसी ग्रुप में है। इस चीज़ को भी आपको समझना है। अब प्राइम नंबर के बाद आपके और प्राइम नंबर में 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं। एक आपका होता है को प्राइम नंबर और एक आपका होता है ट्विन प्राइम नंबर। ये लोअर पीसेस में भी पूछा गया है, ठीक है, यूपीएसआई में भी पूछा गया है। ये आपका कोई भी पेपर होता है लगभग सब पेपरों में पूछा जाता है। तो आज हम समझेंगे कि को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या, और इसको कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या क्या होता है, इसको भी हम समझेंगे। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान से देखिए। जैसे कोई भी हम 2 संख्या ले लें, वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, मतलब क्या हो, आपका जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या हो, भाज्य भी हो सकती है। कोई भी हम ले लिया, जैसे हमने 2 नंबर ले लिए, देखो जैसे हमने 3 और 5 ले लिया, तब तो चलो ठीक है, ये दोनों आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसके कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, एक को छोड़कर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, एक को नहीं लेते हैं, तो ये आपका सहअभाज्य होगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ले लिया, ध्यान से देखिए, जैसे हमने ले लिया 12 हमने ले लिया, ठीक है, और हमने एक दूसरी संख्या ले ली, हमने ले ली कितना, हमने ले लिया 5। तो अब देखो इसमें एक आपका क्या है, अभाज्य संख्या है ये वाला, और एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये भी आपस में सहअभाज्य हैं, क्योंकि इसके फैक्टर हो गए 2 2 4 3 12 और इसके 5। तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी गुणज कॉमन नहीं है, यानी ये दोनों अभाज्य संख्या है। आगे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या 9 और मैंने लिख दिया 10। अब देखो ये दोनों के दोनों भाज्य हैं, है कि नहीं है। 9 का फैक्टर हो जाएगा और 10 का भी फैक्टर हो जाएगा, तो दोनों के दोनों भाज्य है, लेकिन इनका कोई भी गुणज, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो ये भी सहअभाज्य है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या, सहअभाज्य 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्या है, तो क्या वो भाज्य संख्या हो सकती हैं, तो हाँ, दोनों भाज्य हो सकती हैं। वो आपस में सहअभाज्य हैं लेकिन भाज्य हो सकती हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से बात आप समझ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, यहाँ पे 9 लिख दिया और 12 लिख दिया, मैं पूछ लूँ क्या ये सहअभाज्य है, तो नहीं, क्योंकि इनका जो एक फैक्टर है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये सहअभाज्य नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। दोस्तों, जुड़वा अभाज्य संख्या होने के कंडीशन में आपको चीज़ें होनी चाहिए कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य होनी चाहिए, दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए, दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि इसमें दोनों अभाज्य होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दोनों संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिख दें क्या, 3 और 5, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या, क्योंकि देखो 3 और 5 के बीच में अंतर 2 है और दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन अगर मैं दोस्तों लिख दूं 1 और 3, तो ये आपका जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि देखो अंतर तो 2 है लेकिन 1 आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है।
5 और 7 लिख दूं तो ये है, 7 और 9 लिख दूं तो ये नहीं है, क्योंकि अंतर तो 2 है, लेकिन ये आपका देखो ये अभाज्य है और ये भाज्य है, तो ये नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूं आपके ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर जिसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, यानी 2 से अधिक गुणज हों, यानी कम से कम कितने हों? 3 हों। 2 से अधिक तो सीधा 3, तो 2 से अधिक यानी 3 फैक्टर हों, वो आपके होते हैं भाज्य संख्या। जैसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो बहुत ध्यान से समझिए। आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि 4 1 2 और 4 तीन संख्याओं से कट रहे हैं 2 से अधिक। लेकिन अगर मैं 3 लिखूं तो वो देखो 1 और 3 से कटे, सिर्फ 2 संख्या से कटे, यानी ये नहीं है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी सबसे छोटी सम संख्या है जो भाज्य है, तो आंसर क्या देंगे? 4। कहेंगे कौन सी सबसे छोटी विषम संख्या है जो कि क्या है? भाज्य है। सबसे छोटी विषम संख्या जो भाज्य है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 9 सबसे छोटी विषम संख्या है जो आपका क्या है? भाज्य है। बहुत ध्यान से समझना। और पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या जो अभाज्य है, तब आप आंसर देंगे 3, ना कि 1। तो इस बात को याद रखना। तो दोस्तों एक ना तो आपका भाज्य है ना एक अभाज्य है, तो एक है क्या? तो एक आपका विषम संख्या है, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, एक इंटीजर है। लेकिन अगर हम बात कहें भाज्य अभाज्य में, तो इन दोनों में से किसी में नहीं है। इस बात को याद रखना। आगे चलते हैं। तो ये बातें हमारे समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे बहुत ध्यान से समझना। एक चीज हमको समझना है, यहीं पर एक चीज और हम समझ लेते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तो दोस्तों कोई भी संख्या हो, अगर उसका जो फैक्टर होता है, उसके गुणज होते हों, उसको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है। कोई भी संख्या अगर उसके गुणज, उसके फैक्टर को आपस में जोड़ा जाए, जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, तो उसको परफेक्ट नंबर यानी पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। पूर्णकालिक संख्या, इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्णकालिक संख्या कहेंगे। ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6, तो 6 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है। लेकिन इनको जोड़ा जाए तो क्या 6 आ गया? हाँ आ गया, 6 आ गया, यानी 6 आपका क्या है? पूर्णकालिक संख्या है। तो ये आपका पूर्णकालिक संख्या है। अब लेकिन जब मैंने जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 9, तो 9 किससे कटेगा? 1 से, 3 से, और किससे कटेगा? और कोई फैक्टर है इसका? नहीं है। तो अब क्या इनको जोड़ने पे 9 आया, तो ये पूर्णकालिक नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। जैसे हम देख लेते हैं 28 से किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। और किससे कटने वाला है? 4 से भी कटने वाला था, और किसी से नहीं कटेगा। अब देखते हैं, इनको जोड़ते हैं। 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28, आपस में जोड़ लिया, 28 मिल गया। यानी 28 भी क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको परफेक्ट नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। दोस्तों बहुत ध्यान से सब चीज़ों को समझिए और सीखिए। आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है ये। तो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को हम समझेंगे। तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं, दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर हिंदी में भी लिख देता हूं। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। दोस्तों रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, इर्रेशनल का मतलब होता है आप परिमेय संख्या। बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से बताऊंगा, रट्टा नहीं मारना है।
देखो कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, p बाई क्यू का मतलब क्या है, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, एक तरीके से भिन्न के रूप में लिखा जा सके या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि q जीरो के बराबर हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, तो आपका ये रेशनल नंबर नहीं रह जाएगा, तो ये आपका होता है रेशनल नंबर। उसके बाद सभी पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या हो या आपका क्या हो, पूर्ण संख्या हो या आपका क्या हो, पूर्णांक हो, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसको आपको याद रखना है। जैसे मैं लिख दूं 3/5 रेशनल नंबर है, तो हाँ है। मैं कह दूं कि आपका अंडर रूट 16, तो अंडर रूट से ये बाहर निकल जाएगा यानी 4 आ जाएगा, हाँ ये भी है। मैं आपको कह दूं कि 0.3, तो ये भी है, इसको आप 3/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब संख्या है, जैसे लिख दिया मैंने 5, 7, तो ये सब आपके क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन बात की जाए अपरिमेय संख्या की, तो क्या होता है, तो देखो ये देखने में समझने में लगेगा आसान कि जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, अब p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, तो इस अब देखो ये कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप ध्यान से समझना, जो भी संख्याएं अंडर रूट में हो, मैं समझाता हूँ क्यों, अंडर रूट के अंदर हो, अंडर रूट से बाहर यानी करनी से बाहर ना निकल पाए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से समझिए। जैसे अगर मैंने ये संख्या लिख दी 8.325, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको p बाई क्यू के रूप में बदल सकता हूँ। मैंने देखा कि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो नीचे 3 ऐसे 0 बढ़ाया, हमने p बाई क्यू के रूप में लिख दिया, तो ये आपका आ गया किसमें, परिमेय में। या मैंने लिख दिया 0.38 और इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो ये रिकरिंग डेसिमल है, तो अपने को पता है कि ये भी हम नीचे डबल लाइन लिखकर और इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू। तो यानी अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा है तो वो भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अब जैसे कोई संख्या ऐसे लिख दी जाए 8.532167854 ऐसे चलता चला जा रहा, ये कभी रुक नहीं रहा और ना ही कोई इसका सीक्वेंस से पुनरावृत्ति हो रहा। तो अब हमें यही नहीं पता कि दशमलव के बाद कितने डिजिट है, तो हम कितना नीचे जीरो बढ़ाएं, कुछ पता ही नहीं कि हम नीचे कितना जीरो बढ़ाएं कि इसको p बाई क्यू, तो इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे मैंने 0.99 लिख दिया, अब देखो दोस्तों ऐसे मैंने डॉट डॉट कर दिया, लेकिन अभी हमें पता है कि एक सीक्वेंस से 0.99 यानी इसको 0.9 के बाद लिख देंगे, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया 0.325 और ये डॉट डॉट चलता चला जा रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है। इसको 0.325 लिखेंगे और उसके बाद 325 करके ट्रिपल लाइन कर देंगे, तो ये आपका भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, ये आपका रेशनल नंबर हो गया, लेकिन इसको नहीं चेंज किया जा सकता। तो ये बात आप समझिए। उसके बाद तो हम ये चीज़ समझ गए। अब जैसे कोई संख्या अंडर रूट के अंदर लिखा, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अब ये अंडर रूट से बाहर नहीं निकलना। अंडर रूट 2 की वैल्यू हमको याद है 1.41, इसकी 1.732, तो ये लगभग मान हम 3 डिजिट याद कर लेते हैं। ये डेसिमल के बाद कभी रुकता ही नहीं है, ये चलता चला जाता है। आप इसको जितना लंबा ले जा सकते हैं लेकर चले जाइए, स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो अपनी पूरी रफ की कॉपी भर दीजिए सिर्फ दशमलव ये अंडर रूट 2 का पूरा मान लिखने में, तो ये दशमलव के बाद कभी रुकता ही नहीं, ये नंबर चला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी रुकता ही नहीं है। तो ये भी आपका हो गया अपरिमेय। अब आपका आ गया पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 या 3.14 आप रट रखे हैं, ये आपका लगभग मान है। तो 22 और 3 लिखा हो 22/7 या 3.14 तब तो वो परिमेय है, लेकिन सिर्फ पाई लिख दिया जाए तो वो अपरिमेय है, क्योंकि आप 22 को 7 से भाग करोगे तो 7 × 21, हाथ आई 1, दशमलव धरा 10 हुआ, 7 × 9 7, 3 आया, 7 चौक 28, 2 आया, 7 दूनी 14, 6 आया, ऐसे ये आता चला जाएगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। तो हम लगभग मान 3.14 याद कर लेते हैं, तो पाई की जो वैल्यू है वो कभी रुकती नहीं है, वो चलती चली जाती है। और दोस्तों इसके लिए आपको पता है कि आप पाई का मान दशमलव के कितने डिजिट तक याद रखते हैं, उसके लिए आपको पुरस्कार भी मिलता है। पहले एक इंडियन थे, उनको 70,000 तक याद था, अब फॉरेनर हैं, उनको लाख के ऊपर याद है।
तो ये चीज़ें हैं। तो पाई भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, इसको भी याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको परिमेय अपरिमेय दोनों पता हो गया होगा कि अगर किसी संख्या पे बाल लगा हुआ है तो वो भी आपका क्या है, परिमेय है। और जो अंडर रूट से नहीं निकलता, पाई या जिसको पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, वो आपका है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। दोस्तों चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना होता है। अब देखिए ये बातें आपके समझ में आ गई, तो ये आपके सिलेबस में है, यही चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, यही आपको पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन यही से आता है। आगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आगे भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके आगे का आपके सिलेबस में नहीं है। अब देखिए एक इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या ये क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए, मैं पूरा बता देता हूँ। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या क्या होता है, जब देखो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी होता है, उसको आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई। और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है +1। तो आई देखो इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये होता है। तो ये इमेजिनरी नंबर होता है। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्या जो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाए उनको काल्पनिक संख्या कहा जाता है। और आगे समझते हैं, काल्पनिक संख्या के बाद आपका आता है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या क्या होता है, मिश्रित संख्या को हिंदी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो दोस्तों जैसे कोई संख्या लिख दी गई z बराबर ए आई बी, जैसे इसको z से लिखते हैं तो ये a क्या है और आई बी क्या है। तो ध्यान से देखना, मिश्रित संख्या में हम क्या करेंगे कि वास्तविक संख्या में आप क्या करेंगे, काल्पनिक संख्या जोड़ देंगे। तो मतलब दोनों को मिक्स कर दिया गया है, वास्तविक में काल्पनिक जोड़ दिया गया। जैसे मान लेते हैं आपका ये लिखा हुआ इक्वेशन 5 + 3i, तो 5 आपका क्या है, वास्तविक है, और ये आपका क्या है, काल्पनिक है। तो ये 3i, ये i से मल्टीप्लाई हुआ तो ये काल्पनिक है। तो जब आप क्या करें, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, मिश्रित संख्या। तो एक प्रॉपर मैं आपको चार्ट बनाता हूँ, उस चार्ट से आपको समझाता हूँ, चीज़ों को समझिए कि कैसे इसको हम आसानी से समझ सकें। देखिए दोस्तों मैंने ये बना दिया है, बहुत इसको ध्यान से समझते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला बाउंड्री, ये सबसे बड़ा, इसको कहा गया कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मिश्रित संख्या। तो मिश्रित संख्या के अंदर क्या आ जाता है, इमेजिनरी संख्या। उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन, इरेशनल नंबर, जितने हैं सब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। हमसे पूछा जाए क्या कि सभी रेशनल यानी सभी परिमेय संख्याएं क्या मिश्रित संख्या है, तो हाँ है, इसके अंदर आ जाता। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सभी मिश्रित संख्याएं क्या परिमेय संख्या है, तो नहीं। अब कहा जाए कि कुछ परिमेय संख्याएं इमेजिनरी हैं, तो नहीं। देखो इमेजिनरी आपका अलग है, वो परिमेय में है नहीं। ये सब के सब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। लेकिन कहा जाए कि कुछ काल्पनिक संख्याएं क्या परिमेय संख्याएं, तो नहीं। कुछ काल्पनिक संख्याएं क्या अपरिमेय संख्याएं, तो नहीं। ये अलग अलग है, ये अलग ग्रह है, ये अलग ग्रह है, ये अलग ग्रह है। लेकिन अब हमसे कहा जाए कि क्या सभी भिन्न आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हाँ है, क्योंकि जितने भी भिन्न हैं वो आपके रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, और पूरा रेशनल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है ही। ये समझ लो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा क्या है, ब्रह्मांड है। ये अलग ग्रह है, ये अलग ग्रह है, ये आपका सौरमंडल है पूरा। तो अब चीज़ों को समझिए। कहा जाए कि सभी इंटीजर, ये इंटीजर, आई का मतलब इंटीजर है, डब्ल्यू का नंबर होल नंबर, एन का मतलब नेचुरल, मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये फ्रैक्शन का मतलब भिन्न हो गया आपका, ठीक है। रेशनल नंबर का मतलब आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल सब क्लियरिटी मिलेगी, आप समझ पाएंगे। कहा जाए कि क्या सभी भिन्न या कुछ क्या जो भिन्न होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती है, तो नहीं भैया, इनका उनसे कोई ना वास्ता नहीं है। भिन्न अलग है, अपरिमेय संख्या अलग है। तो कोई भी भिन्न अपरिमेय नहीं होता, और ना ही कोई अपरिमेय क्या भिन्न होता है। कहा जाए कि ये देखो इंटीजर मतलब पूर्णांक, क्या कोई भी पूर्णांक आपका भिन्न है, तो नहीं। क्या कोई पूर्णांक आपका
अपरिमेय है नहीं, लेकिन कहा जाए कि सभी पूर्णांक के परिमेय संख्या है तो हाँ। क्या कोई पूर्णांक इमेजिनरी है? नहीं। कहा जाए सभी पूर्णांक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो है। तो ये आप इस चीज को इससे बहुत अच्छे से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या अगर आपने ये बना लिया है तो आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे बीच में मैंने परफेक्ट नंबर बताया तो 28 क्या परफेक्ट नंबर है, तो 28 नेचुरल भी है, पूर्ण संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी है। तो ये आपको क्रिस्टल क्लियरिटी बिल्कुल मिलेगी कि फ्रैक्शन अलग होता है, वो इंटीजर पूर्ण और पूर्णांक से उसका कोई रिलेशन है, लेकिन जितने फ्रैक्शन हैं और जितने पूर्णांक हैं ये सब के सब आपके परिमेय हैं। सारे परिमेय आपके कॉम्प्लेक्स में आते हैं, लेकिन कोई भी परिमेय आपका अपरिमेय में नहीं आता, कोई भी परिमेय आपका इमेजिनरी नंबर में नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हमने पूरी थ्योरी ख़त्म की। अगले पार्ट में हम आपको थ्योरी नहीं बताएंगे, सिर्फ सवाल बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। देखते रहिए मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।